हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि अपने पेपर नंबर 2 जो पेपर नंबर 2 है हमारा कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, उसके अंदर आजकल जो ट्रेंड चल गया वो ये कि उसमें 2 पैराग्राफ बोले तो 2 अनसीन पैसेजेस जो है उनके क्वेश्चन जो है आजकल आ रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें से जो है मतलब 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ के और 5 क्वेश्चन 2 पैराग्राफ के। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं हमारे पेपर के अंदर। तो 2 तरह के जो है वो जो 2 पैराग्राफ होते हैं उनमें 2 तरह से जो है वो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक तो पैराग्राफ आएगा जो होगा कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड का मतलब ये है ऊपर अनसीन पैसेज दिया जाएगा और नीचे 5 क्वेश्चन जो है वो दिए जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन ढूंढना, और वो सोल्यूशन ढूंढना किसमें से, जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया। और एक पैराग्राफ आएगा बोले तो 5 क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो हो गए कॉन्सेप्ट बेस्ड, बोले तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड पैराग्राफ, जिसके अंदर बेसिकली ऊपर आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। वो पैराग्राफ जो होगा वो बेसिकली आपको एक टॉपिक के बारे में एक आइडिया प्रोवाइड करेगा। मतलब एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में आपको आइडिया दे दिया, और फिर नीचे 5 जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके जो आंसर है वो उस पैराग्राफ में नहीं होंगे। मतलब कि वो जो टॉपिक जो है उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक का एक पैरा वहां पे डाल दिया लेकिन कंप्लीट टॉपिक नहीं डाला। अब उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चन जो है वो आपके उस पैराग्राफ के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो 2 तरह के पैराग्राफ अपने पेपर के अंदर आते हैं और 10 क्वेश्चन हो गया, मतलब 20 नंबर का, और 5 क्वेश्चन आपके पेपर 1 में आते हैं। तो टोटल मिला के अनसीन पैसेज आपके जो है वो आ रहे हैं आज की डेट में कितने? 3, एक पेपर 1 में और 2 पेपर 2 में। दोनों को सोल्व करने का वे जो है वो एक ही होता है, या तो आप टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करो या फिर आप जो है वो बॉटम अप अप्रोच को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी तरीके से कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मैं हमेशा जो है वो राय यही देता हूं कि आपको टॉप डाउन पे चलना चाहिए। टॉप डाउन का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जो है पैराग्राफ पूरा पढ़ना चाहिए, देन अकॉर्डिंगली उसके क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने चाहिए। बहुत सारे ट्यूटर या बहुत सारे बच्चे जो है वो दूसरे मेथड को भी अडॉप्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उनके आंसर्स जो है वो ढूंढते हैं किसके अंदर, पैराग्राफ में। बट उसके अंदर क्या है कि रिपीटेड मोड के अंदर आपको बारी बारी पैराग्राफ को जो है वो रीडिंग करना पड़ता है। एक टॉप डाउन में क्या होता है, एक ही बार में पूरा पैराग्राफ पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप हाईलाइट करते जाओ, या उसको आप जो है वो सर्कल में कर लो। आप ऑनलाइन पेपर आ रहा है तो आपको पेपर मिलेगा एक, ठीक है, उस पेपर के ऊपर मेन पॉइंट्स जो है वो लाइन वाइज जो है वो लिख लो, एक पॉइंट, ठीक है ना, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। देन उसके बाद में जो है क्वेश्चन पढ़ें, उसका सोल्यूशन देखें। तो ओवरऑल मिला करके जो आ रहा है आज की डेट में वो है क्या, इन पेपर नंबर 2 देयर आर 2 टाइप ऑफ पैसेज, एक है कंटेंट बेस्ड और एक है कॉन्सेप्ट बेस्ड। अगर बात करूंगा मैं किसका, पहले कंटेंट बेस्ड का, तो कंटेंट बेस्ड जो है वो रहेगा थोड़ा सा इजी। इसके अंदर बेसिकली जो है वो क्या होगा, इसके अंदर आपसे जो है वो पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और वो 5 क्वेश्चन ऊपर एक पैराग्राफ जो होगा ना, ये 5 क्वेश्चन उसी में से ही होंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंटेंट बेस्ड। और दूसरा जो है वो है कौन सा, कंसेप्ट बेस्ड। इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, आपको एक पैराग्राफ जो है वो दिया जाएगा, नीचे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन 5 क्वेश्चन के आंसर इसके अंदर नहीं होंगे। यहां से आपको बेसिकली जो है एक क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा। उस आइडिया के बेस पर जो है फिर आपको इन क्वेश्चंस को जो है वो क्या करना है, सोल्व करना है। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी सर। तो जो कंटेंट बेस है वो थोड़ा सा इजी पड़ता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है जो ऊपर पैराग्राफ में से पूछे गए हैं तो आंसर उनका इजीली अपने को दिख जाएगा, ऊपर ही विजिबल है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट बेस है तो यहाँ पे आपको जो है कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट आपका टिपिकल पड़ेगा, मतलब ये मॉडरेट लेवल का होता है क्योंकि वो ईजी लेवल का होता है। ओके जी सर। तो सर आप कौन से करवाने वाले हो? हम दोनों तरह के पैराग्राफ आपको करवाएंगे, आपको कंटेंट बेस भी कराएंगे और आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड बोले तो कंसेप्ट बेस भी करवाएंगे। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे कौन से वाले, कंटेंट बेस्ड पैराग्राफ। तो कंटेंट बेस के अंदर ये जो पैराग्राफ है पहले मैं आपको दिखा दूं इसकी औकात क्या है। ये मालूम कब आया? दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये जो है पैराग्राफ आया। आप इसको पढ़ोगे ना, आप ये कहोगे कि यार सर ये क्वेश्चन पूछे गए, ये पैराग्राफ आया हमारे पेपर के अंदर। देखिए मैं आपको शुरू से एक ही बात बोलते आ रहा हूं, पेपर को क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेन चीज जो है वो है कंसिस्टेंसी। यहां से लेकर के एग्जाम तक का जो पीरियड रहेगा आपका, अगर आप इस पीरियड के अंदर बढ़िया तरीके से काम करते रहेंगे तो पेपर कुछ भी नहीं है। चीजों को समझ के करते जाओ, उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखो यार, तुमको पास होने के लिए बोले तो जेआरएफ के लिए ओनली 70% जो है वो मार्क्स लेने होते हैं। मतलब वो तो खुद बोलते हैं कि 30% छोड़ो यार, कोई नहीं बेटा तो 70 ही ले ले, उसमें भी तेरा हम जेआरएफ से देंगे। तो 100% के ऊपर जो है वो अगर 1-2% अगर मान लो सिलेबस आपका रह गया, या फिर कुछ चीजें अगर ऐसी है जो आपको थोड़ी सी हल्की है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीजों को अच्छा करो। तो यहां पे जो मेन जो चीज जो रोल प्ले करती है वो है ये है कि एग्जाम के अंदर एक तो आपका अटेंटिवनेस, दूसरा एग्जाम से पहले जब आप प्रिपरेशन करें तो
आपने कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर किया है, आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो कितने क्लियर है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्जाम में। ओके जी सर, चलो हम देखते हैं एक बार। पहले मैं आपको पैराग्राफ पढ़ाता हूँ। पैराग्राफ जो है वो क्या बोलता है लाइफ इंश्योरेंस, बात हो रही है किसकी, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ और इंश्योरेंस इन इट्स मॉडर्न फॉर्म केम टू इंडिया, इंडिया के अंदर आया फ्रॉम, कहां से आया, इंग्लैंड से आया। कब आया, 1818 के अंदर, 1818 के अंदर जो है लाइफ इंश्योरेंस इंडिया में आया। द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्टेड बाय यूरोपियन, एक कंपनी स्टार्ट की गई थी, वाज द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑन इंडियन सोइल। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस जो है वो आया कब, 1818 में आया। और ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, ये पहले स्टार्ट की, और स्टार्ट किसने की, यूरोपियंस ने स्टार्ट की थी। इसको स्टार्ट किसने किया, यूरोपियन ने। और कहां पे ओपन हुई, कलकत्ता में। आगे, ऑल द इंश्योरेंस कंपनी एस्टेब्लिश ड्यूरिंग दैट पीरियड, इस पीरियड के दौरान मतलब 1818 के दौरान जो भी कंपनी एस्टेब्लिश की गई थी, वर बॉट अप विद द पर्पस ऑफ लुक आफ्टर द नीड ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटी। जितने भी ये इंश्योरेंस कंपनी बनाई थी वो सारे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो काम करती थी किसके लिए, यूरोपियन कम्युनिटीज के लिए, मतलब यूरोपियन लोगों के लिए ही ये काम करती थी। एंड इंडियन नेटिव वर नॉट बीइंग इंश्योर्ड बाय दीज कंपनी, और इंडिया के लोगों को ये कंपनी जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करती थी। हाउएवर लेटर विद द एफर्ट्स ऑफ द एमिनेंट पीपल, लेकिन बाद में कुछ लोग आए, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट इंश्योरिंग इंडियन लाइफ टू। तो बाद में कुछ लोगों ने इस चीज को विरोध किया कि यार ये देखो ये क्या मतलब हुआ, भाई तुम्हारी लाइफ कीमती है क्या हमारी लाइफ कीमती नहीं है। तो बाद में उन इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो इंडिया के लोगों को भी जो है इंश्योर करना शुरू कर दिया। लेकिन बट इंडिया लाइफ वर बीइंग ट्रीटेड एज सब स्टैंडर्ड लाइफ, लेकिन वो इंडियंस को वो सब स्टैंडर्ड नेचर का मानते थे, और वो ये मानते थे कि यार ये जल्दी जो है एक्सपायर होने वाले हैं, या फिर जल्दी जो है ये बीमार हो जाएंगे और फिर ये खत्म हो जाएंगे, तो हमको हर्जाना भरना पड़ेगा। उस केस के अंदर वो इंडिया के लोगों से जो है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करते थे, एंड हैवी एक्स्ट्रा प्रीमियम वर बीइंग चार्ज अपॉन देम। द बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी heralded the birth of the first Indian life insurance company in the year 1870। पहली इंडिया की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1870 के अंदर शुरू हुई, एंड कवर्ड इंडिया लाइफ एट द नॉर्मल रेट, और जिसने जो है वो इंडिया के लोगों को भी जो है वो नॉर्मल रेट्स पे ही जो है इंश्योर करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग एज एन इंडियन एंटरप्राइज विद हाईली पेट्रियोटिक मोटिव, इंश्योरेंस कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस टू कैरी द मैसेज ऑफ इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी थ्रू इंश्योरेंस टू वेरियस सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। इन 1907 द हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी took birth in one of the room of the Jorsanko house of the great poet Rabindranath Tagore in Calcutta। The Indian Mercantile Insurance Agency, ये जो है ना इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस एजेंसी, एंड द स्वदेशी लाइफ लेटर, जिसका नाम बाद में जो है वो क्या रखा गया, बॉम्बे लाइफ रखा गया, वर सम ऑफ द कंपनी एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ये कंपनीज भी जो है वो 1907 के पीरियड के दौरान जो है वो बनी थी। कौन कौन सी, यहाँ पे अगर देखें तो इंडियन मर्केंटाइल, जनरल इंश्योरेंस एंड स्वदेशी लाइफ, जिस स्वदेशी लाइफ का नाम बाद में जो है वो क्या रख दिया, बॉम्बे लाइफ रख दिया। आगे, प्रायर टू 1912, 1912 से पहले इंडिया हैज नो लेजिस्लेशन, इंडिया के अंदर कोई भी कानून नहीं था जो रेगुलेट करे किसको, इंश्योरेंस बिजनेस को। इन द ईयर 1912, 1912 के अंदर जो है वो क्या किया गया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट एंड प्रोविडेंट फंड एक्ट वर पास। तो बाद में इनको, क्योंकि इंश्योरेंस का काम इंडिया के अंदर बढ़ना शुरू हुआ, प्रोविडेंट फंड का काम इंडिया के अंदर बढ़ना शुरू हुआ, तो उन दोनों को रेगुलेट करने के लिए जो है वो इंडिया के अंदर एक्ट पास किया गया। द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 मेड इट नेसेसरी दैट द प्रीमियम रेट टेबल एंड द पीरियोडिकल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज शुड बी सर्टिफाइड बाय द एक्चुअरी। बाद में जो एक्ट आया तो इसने ये बोला, हर कंपनीज को बोला कि आप जो भी प्रीमियम अपने इंश्योरेंस से जो है वो क्या करते हो, चार्ज करते हो, जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उससे आप जो भी प्रीमियम लेते हो, जिसका आप बीमा करते हो ना, उससे जो प्रीमियम लेते हो उसका आपको वैल्यूएशन टेबल बनाना पड़ेगा कि क्या वो कभी ऐसा तो नहीं है कि वो जो आप प्रीमियम से चार्ज कर रहे हो वो ज्यादा कर रहे हो। ठीक है जी, बट द एक्ट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फॉरेन एंड द इंडियन कंपनी ऑन मैनी अकाउंट। लेकिन ये जो एक्ट ब्रिटिश के टाइम पे 1912 में बना, उस टाइम पे इंडिया में राज किसका था, ब्रिटिशर्स का। तो नेचुरल बात है ये जो एक्ट है ये भी क्या करता, डिस्क्रिमिनेशन करता था किस किस के बीच में, इंडियन एंड फॉरेन के बीच में, ऑन मैनी अकाउंट्स, पुटिंग इंडियन कंपनी एट द डिसएड, और जिसका जो है वो इंडियन कंपनी को जो है वो क्या पहुंच रहा था, नुकसान पहुंच रहा था। ये है पैराग्राफ किसके बारे में, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। ये आपको पैराग्राफ दिया गया। अब नीचे 5 क्वेश्चन है, उनको आपको जो है वो क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है इसमें, द पैराग्राफ इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। जो पैराग्राफ आपको दिया गया किसके बारे में, पहला जेनेसिस के बारे में। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग होना, स्टार्टिंग ऑफ द इंश्योरेंस इंडिया। दूसरा स्ट्रगल ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। तीसरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंश्योरेंस बिजनेस। और चौथा कॉम्प्लिकेशन। किसकी बात की जा रही है सर, जेनेसिस का, क्योंकि यहां पे बताया गया कि लाइफ इंश्योरेंस इंडिया के अंदर कैसे कैसे आया। तो ये जो पैराग्राफ है ये कैसे किसके बारे में बात करेगा, जेनेसिस के बारे में। नंबर 2, द इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया वाज स्टार्टेड फर्स्ट। पहली बार इंडिया के अंदर इंश्योरेंस जो है वो किसने स्टार्ट किया। तो अगर ये देखो हमको तो याद भी हो गया, इंडिया के अंदर पहली बार इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट किया किसने, बोलो, ये यूरोपियंस ने। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, बोलो, एक मिनट रुको,
यूरोपियन बोले तो ऑप्शन 3। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन अब बोलता है विच वन अमंग द फॉलोइंग ग्रू अलोंग विद द इंश्योरेंस बिजनेस। तो बोलता है इंडिया के अंदर जो इंश्योरेंस का बिजनेस जब ग्रू हुआ तो उसके साथ में और किस चीज की ग्रोथ हुई। तो इसके बारे में कोई बातों ऊपर ग्रोथ के बारे में नहीं बोली गई, लेकिन यहां पे ये बोला गया था कि 1912 के अंदर लाइफ इंश्योरेंस के साथ में प्रोविडेंट फंड को भी जो है उसके लिए भी एक एक्ट पास किया गया। तो इसका मतलब ये भी ग्रो कर रहा होगा तभी तो इसके लिए एक्ट पास किया गया। हाँ जी, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा जी आपका प्रोविडेंट फंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उनमें से करेक्ट को आपको देखना। सबसे पहला बोलता है इनिशियली बोले तो शुरुआती तौर में इंश्योरेंस कंपनी यूज टू डिस्क्रिमिनेट। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती थी, पक्षपात करती थी किस किस के बीच में, इंडियंस एंड यूरोपियन क्लाइंट के बीच में। बिल्कुल सही बात है, वो इंडियन क्लाइंट यूरोपियन क्लाइंट्स का तो बीमा करती थी बट इंडियन क्लाइंट्स का नहीं करती थी, या अगर इंडियन क्लाइंट्स का करती भी थी तो वो बहुत ही हैवी प्रीमियम के ऊपर करती थी। बिल्कुल सही बात है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना था, वो ये हो गया। बाकी आगे वाली पढ़ लो। ये बोलता है देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द इंडियन एंड यूरोपियन क्लाइंट। गलत बात, डिस्क्रिमिनेशन था। इंडियन क्लाइंट वर चार्ज लोअर प्रीमियम। क्या इंडिया वालों से लोअर प्रीमियम लेते थे? नहीं सर, उनसे हायर प्रीमियम लेते थे। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी चार्ज हायर प्रीमियम टू द यूरोपियन, और जो इंडिया की कंपनी थी वो यूरोपियन से ज्यादा लेती थी? नहीं सर, वो इक्विटी के ऊपर ही काम करती थी। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, फर्स्ट वाला। ओके हाँ जी, अगर आप पैरा को ढंग से पढ़ते हो ना, तरीके से एकदम उसको समझ के अगर करते हो तो एक बात बताऊं आपको, वो चीज़ें कुछ समय के लिए आपको रिटेन रह जाती हैं, तो फिर आपको बारी बारी ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन जो है इसका वो ये है विच अमंग द फॉलोइंग वाज लेटर नेम्ड एज बॉम्बे। बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस जो है वो किसका नाम हुआ? तो पहले इसका नाम जो है स्वदेशी था। ये देखो, ये पैराग्राफ के अंदर था कि इंडियन मर्केंटाइल जनरल इंश्योरेंस और स्वदेशी लाइफ। लेटर बाद में क्या बनी, बॉम्बे लाइफ। इसको समोदा कंपनी जो एस्टैब्लिश करी 1912 के पीरियड में। तो कौन सी कंपनी, स्वदेशी लाइफ जो है उसका नाम जो है बाद में जाके क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया आपका क्या, बॉम्बे लाइफ। तो बोलता है विच अमंग द फॉलोइंग वाज लेटर रीनेम। किसको बाद में रीनेम किया, बॉम्बे लाइफ। तो वो कौन सी, स्वदेशी लाइफ को। ओके जी सर, ये देखो ये पैराग्राफ आपके पेपर के अंदर आया। अब ये बताओ क्या ये 10 नंबर आपके फ्री फंड के हैं या नहीं है? दिक्कत क्या होती है, बच्चा पैराग्राफ को देख के घबरा जाता है, बच्चों को लगता है ओह ये क्या हो गया, इतना बड़ा, इसको पहले पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई आपका, मैं मानता हूं आपका वक्त लगेगा। एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 से 1.5 मिनट आपके पास में होता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन को करने के लिए कितनी देर चाहिए आपको? सर 5 क्वेश्चन को करने के लिए लगभग कोई 7-1 मिनट हो अपने पास में हो तो बढ़िया है। और आपको अब पैराग्राफ पढ़ना है, 3 से 3.5 मिनट या 4 मिनट लगा के पैराग्राफ पढ़ो। पैराग्राफ जब समझ में आ गया उसके बाद उसके क्वेश्चन को जब आप करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। मेन बात क्या होती है, बच्चा घबरा जाता है और एंजाइटी के अंदर आकर के जो है बच्चा फिर वो स्किप हो जाएगा, या तो वो ये बोलेगा कि यार मैं बाद में देखूंगा। जबकि मैं ये मानता हूं कि आपको शुरू में कर लेना चाहिए इसको, लाइन वाइज चलो, आगे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जो आ रहा है उसी को एक बार करो, क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप पहले बाकी क्वेश्चन करो फिर पैराग्राफ के ऊपर आओ। मैं ये मानता हूं बेवकूफी होती है, क्योंकि अपने पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन अपने को जो है वो करने होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं 180 मिनट के अंदर आपको 150 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो प्लीज लाइन वाइज ही काम करें, बारी बारी जो है उसको स्किप मत करें, और एक ही बार क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। आता है तो करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ो भाई, सीधी सी बात है। तो अपने को ज़्यादा मत्था नहीं मारना चाहिए इस चीज़ में कि मैं पहले कौन सा करूं बाद में कौन सा करूं। जो आ रहा है उसी को कंटिन्यू करो, ठीक है ना, बोलो हाँ जी। तो ये इस तरीके के पैराग्राफ आपके पेपर के अंदर आते हैं, पेपर नंबर 2 कॉमर्स में भी एज वेल एज मैनेजमेंट के अंदर भी इसी तरीके के पैराग्राफ जो है वो पूछे जाते हैं। एक आएगा कौन सा पैराग्राफ, कंटेंट बेस्ड वाला, और एक आएगा कौन सा, कंसेप्ट बेस्ड वाला। तो अभी आज हमने कंटेंट बेस्ड वाला किया, अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम करेंगे वो करेंगे कौन सा, कॉन्सेप्ट बेस्ड वाला। ओके हाँ जी सर, चलो इसको कीजिए, ठीक है। और इसकी मैं जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लीज आप चेक कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर टेलीग्राम का लिंक बता दीजिए, तो नीचे दिया हुआ है भाई। और कल बोले तो आज हो गया अपनी 24 तारीख, कल 25 तारीख, कल पहली पेपर नंबर 2 की रिवीजन वीडियो आ रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोले तो अपना बिजनेस फिनांस यूनिट नंबर 4 की। ओके, तो बाकी कल क्या क्या आएगा उसके लिए आज रात को मैं जो है वो टेलीग्राम के ऊपर आपको बता दूंगा कि कल क्या क्या नई चीजें आने वाली हैं। ओके हाँ जी, चलो इसको आप कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।